नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार PCS को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे हैं। तो आज जो मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं वो आया हूं परफेक्शन IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 12। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये इकोनॉमी पर बेस्ड है। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल घरेलू उत्पाद से रिलेटेड है। सरल घरेलू उत्पाद GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, GDP किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादन को शामिल करता है। 2, GNP किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय को दर्शाता है जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से आय शामिल होती है। 3, विदेश से शुद्ध कारक आय को शामिल करने के कारण GNP हमेशा GDP से आगे निकल जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी भारतीय, जैसे मान लो कोई भी देश हो, उसकी भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त सेवाओं और वस्तुओं का बाजारिक मूल्य क्या कहलाता है, उस देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, यानी उसकी सीमा के भीतर। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, नागरिकों का जब बात की जाएगी तब GNP हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP की गणना के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य वो GNP होता है। इन दोनों को ध्यान रखना। कहने का मतलब है एक सीमा के अंदर जब हम किसी देश की सीमा में, बाउंड्री में उत्पाद करते हैं, बेशक आप उस देश के नागरिक हों अथवा ना हों, तो वो GDP होता है। और देश का नागरिक देश में रहते हुए और देश के बाहर कहीं भी अगर सेवा उत्पादित करता है तो वो जो उत्पादन कर रहा है वो आपका GNP होगा। तब उससे संदर्भ में बताएगा GDP किसी देश की क्षेत्रीय, देखिए भौगोलिक सीमा, क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अंतिम वस्तुओं में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। GNP देश के निवासी द्वारा अर्जित आय को दर्शाता है। घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से आय इसमें शामिल है। बिल्कुल, ये भी कथन क्या है, पूर्णतः मित्रों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विदेश से शुद्ध कारक आय यानी NFIA को शामिल करने के कारण GNP हमेशा GDP से आगे निकल जाता है। तो ये नितांत गलत है, क्योंकि यह धारणा कि विदेश में शुद्ध कारक आय, ठीक है, को शामिल करके GNP हमेशा GDP से अधिक हो जाता है, यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि GNFI हमेशा अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा कथन गलत के अलावा 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी विशेषता लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था पहचान कराती है। अब ये शब्द समझिए, लेसेस फेयर ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, और एडम स्मिथ ने जब अपनी इकोनॉमिक थ्योरी दी थी तब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेसेस फेयर माने होता है मतलब अहस्तक्षेप की नीति, यानी एक ऐसी पॉलिसी का प्रयोग करना जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस ना हो, अहस्तक्षेप की नीति है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, समाज आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का वितरण, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान, उत्पादन के साधनों का सामुदायिक स्थायित्व, स्वामित्व। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा, बहुत कम हस्तक्षेप, एडम स्मिथ ने इसे बताया था, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात यानी ICOR की अवधारणा पर विचार करें। ICOR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी वृद्धिशील पूंजी अनुपात, आप ये समझिए जैसे मान लो कोई उत्पादन किया जा रहा है किसी वस्तु का, और उस वस्तु के उत्पादन में जब हम एक प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं तो लागत अधिक होती है, और यही लागत जब हम वस्तुओं की संख्या बढ़ा देते हैं तो लागत कम हो जाती है। तो जो कॉस्ट में इंटरफेरेंस होता है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो वो ICOR के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जरा देखिए
क्या क्वेश्चंस किया जा रहा है, कौन कौन सी उसके बातें सही होंगी। ICOR निवेश और GDP विकास दर के बीच संबंध को दर्शाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ICOR निवेश और GDP के विकास के संदर्भ को दर्शाता है। ठीक है। दूसरा, ICOR मूल्य पूंजी उपयोग की उच्च दक्षता को इंगित करता है, तो ICOR उच्च पूंजी दक्षता को भी इंगित करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र के ठहराव में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक योगदान करता थे। शोषणकारी भूमि राजस्व बंदोबस्त, कृषि का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण, सीमित सिंचाई सुविधाएं, अपर्याप्त तकनीकी प्रगति। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1 और 2, 2 और 1 और 2 और 3। ठीक है, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर क्या बोला है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि के क्षेत्र में ठहराव में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक योगदान करता था। यानी एक तरह से जो प्रोग्रेसिव रुक गई थी औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत भारतीय इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या क्या बात है, पहला शोषणकारी भूमि बंदोबस्त, बिल्कुल बात सही है। था, कृषि का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण किया गया था। सीमित सिंचाई सुविधाएं, ये भी बात सही थी। अपर्याप्त तकनीकी प्रगति, अपर्याप्त, ठीक है, कृषि का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण को यहाँ पर हम थोड़ा गौण कर सकते हैं, ये इस समय पर्याप्त मात्रा में व्यवसायीकरण नहीं किया गया था। ठीक है, और अपर्याप्त तकनीकी, ये भी बात सही है। तो यानी दूसरी छोड़कर सभी बातें सही हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5, भारत में नियोजन के पहलुओं का सही कालक्रम व्यवस्थित करें। बॉम्बे योजना, राष्ट्रीय योजना समिति, सर्वोदय योजना, गांधीवादी योजना, पीपल्स प्लान। तो बॉम्बे योजना के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों, बॉम्बे योजना जो बनाई गई थी वो राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसरण पर बनाई गई थी और ये बनाई गई थी 1944 में। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति के बारे में यदि हम बात करें तो भारत के नियोजन का पहला महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था, ठीक है, स्टेट के तौर पर 1938 में। सर्वोदय योजना अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की एक पहल थी, आर्थिक सशक्त विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। ठीक है, और ये सर्वोदय योजना जो थी वो 1950, ठीक है, 1950 में। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें पीपल्स प्लान की अगर हम बात करें तो 1945 में, और आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और ये 1945 में की गई थी। तो यहीं पर यदि हम देखें तो सबसे पहले सेकंड नंबर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर छठवां, चौथा, फिर तीसरा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, तो उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय का सटीक वर्णन करता है। यह आयकर की कटौती के बाद उपभोग, बचत और खर्च के लिए परिवारों को उपलब्ध आय का प्रतिनिधित्व करता है। यह आयकर की कटौती से पहले उपभोग, बचत और खर्च के लिए परिवारों को उपलब्ध आय को दर्शाता है। यह बचत और निवेश के लिए लेखांकन के बाद केवल उपभोग के लिए उपलब्ध आय को दर्शाता है। यह केवल घरेलू उपभोग के लिए उपलब्ध आय को दर्शाता है। तो डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी बात सही है, तो डिस्पोजेबल आय के बारे में जो होती है पर्सनल इनकम यानी DPI, उसका तात्पर्य उस राशि से मित्रों होता है जो आयकर में कटौती के बाद व्यक्तियों और या परिवारों का खर्च चलाने या बचत के लिए होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आयकर कटौती के बाद घरेलू उपभोग की वस्तुओं, बचत और खर्च को उपलब्ध आय इसमें शामिल होती है। तो आयकर कटौती के बाद उपभोग, बचत और खर्च के लिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए डिस्पोजेबल आय के लिए DPI का एक फॉर्मूला भी होता है। DPI इज इक्वल टू डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी DPI, ठीक है,
पर्सनल इनकम इज इक्वल टू होती है पर्सनल इनकम माइनस आपका पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। यानी इससे हम इसकी गणना कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7, इसे देखते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जबकि योजना आयोग को संवैधानिक समर्थन प्राप्त था। नीति आयोग के पास राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के मंत्रालयों दोनों को धन आवंटित करने का अधिकार है, जबकि योजना आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। नीति आयोग के पास राज्यों पर नीतियों लागू करने का अधिकार है, जबकि योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। क्या? सरकार निकाय के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी, जबकि संवैधानिक समर्थन प्राप्त था, बिल्कुल गलत है। संवैधानिक समर्थन योजना आयोग को भी नहीं था। नीति आयोग के पास राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों दोनों के मंत्रालय करने का अधिकार है, जबकि योजना आयोग पर धन आवंटित करने की शक्ति नहीं थी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। नीति आयोग के पास राज्यों पर नीति लागू करने का अधिकार है, जबकि योजना आयोग पास एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। कोई बात यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुसार 148 के अनुसार वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 280 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। किससे? 280। 148 जो है वो कैग के लिए है। किसके लिए है? कैग के लिए। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद परगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वित्त आयोग को अपनी नियुक्ति के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। पहली बात ही गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रास्फीति लेनदारों के धन का पुनर्वितरण करके देनदारों को लाभ पहुंचाती है, ये तो कथन ए है। ठीक है। अब कथन आर क्या कह रहा है? उच्च मुद्रास्फीति उधार के लिए गए धन के वास्तविक मूल्य को कम करती है, जिससे देनदारों पर बोझ कम होता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं मित्रों, और आर की आप स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10? इसे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उच्च राजकोषीय घाटा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है, सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, बहुत कम ब्याज दरों को बढ़ावा दे सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना, इसमें अगर हम बात करें उच्च राजकोषीय घाटा के बारे में, तो अक्सर सरकारी उधारी में वृद्धि करता है। ठीक है। तो ये कथन क्या है मित्रों? सही है। दूसरा, सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, तो ये क्या करता है? सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना कुछ स्थितियों में उच्च राजकोषीय कार्यक्रमों को अधिक पैसा खर्च करने की अनुमति देता है, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, और ये सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। बहुत कम ब्याज दरों को बढ़ावा दे सकता है। बहुत कम ब्याज दरों को बढ़ावा देना उच्च राजकोषीय घाटे के परिणाम स्वरूप वित्तीय बाजारों में सरकारी उधारी में वृद्धि हो सकती है, और जो ऋण की अधिक मांग के कारण ब्याज दर को बढ़ा सकती है। ब्याज दर को क्या दे सकती है? बढ़ा सकती है। इसलिए यह कथन उच्च राजकोषीय घाटा के बहुत कम ब्याज दरों की ओर ले जाता है। आमतौर पर क्या होगा? गलत होगा। ब्याज दरों को बढ़ावा दे सकता है, बहुत कम ब्याज दरों को, तो कम नहीं ज़्यादा ब्याज दरें होती हैं, तो ये कथन गलत है। ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करती है?
पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड से भी, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो एसडीजी कार्यान्वयन के नोडल संस्था के रूप में कौन कार्य कर रहा है, नीति आयोग कार्य कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है 12, इसे देखते हैं। हाँ, एक सतत विकास मानव समाज के कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत विकास की विशेषता वर्तमान जरूरतों को पूरा करना है, जबकि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को संरक्षित करना है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर कथन जो है वो हमारे दोनों कथन सत्य हैं और आर इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील चरण में है? रोजगार के लिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता नहीं, छिपी हुई बेरोजगारी की उपस्थिति नहीं, मानव पूंजी की घटिया गुणवत्ता नहीं, प्रोटीन के प्रति व्यक्ति को कम करता है। तो विकासशील चरण के बारे में यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें बताती हैं, तो रोजगार में कृषि की अत्यधिक निर्भरता और छुपी हुई बेरोजगारी के अलावा ये कथन ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का सही मिलान करें। योजना, कार्यक्रम, अवधारणा। पहली योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी। सामुदायिक विकास, तीव्र औद्योगिकरण, बुनियादी उद्योगों का विस्तार, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और विकास की उपलब्धि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो नीचे दिए विकल्पों का सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहली योजना जो है वो सामुदायिक विकास के अंतर्गत है, दूसरी योजना में जो है तीव्र औद्योगिकरण की बात की गई है, तीसरी योजना में यदि हम बात करें तो बुनियादी उद्योगों का विस्तार, और चौथी योजना स्थिरता। और अगर हम यहाँ पे पांचवी योजना में बात करें तो जो पांचवी योजना है वो क्या है, वो आपकी न्यूनतम विकास कार्यक्रम। विकल्पों में सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनें। भारत में बजट तकनीकी रूप से शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी। शून्य आधारित बजट के लिए आवंटित बजटीय आवंटन किए जाने से पहले प्रत्येक योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सी बात सही है, तो शून्य बेस्ड बजट होता बेसिकली क्या है, तो वो बजट भारत में 1983 में शुरू किया गया था और यह 86 तक इसमें विभिन्न व्यवस्थित व्यय पद्धति के रूप में एकीकृत किया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि मूल्य आयोग CACP द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गणना के लिए निम्नलिखित में कौन से अभिन्न कारक हैं? फसल उत्पादन लागत और इनपुट कीमतों में भिन्नता का मूल्यांकन, औद्योगिक लागत संरचना प्रभाव का आकलन, जीवन यापन की लागत और सामान्य मूल्यों स्तरों पर प्रभावों पर विचार, निर्गम मूल्यों पर प्रभावों की जांच और सब्सिडी के निहितार्थ, अंतर फसल मूल्य समानता का विश्लेषण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मौद्रिक नीति उपकरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। CRR वह जमा राशि है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास बनाए रखना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन क्या हैं, गलत हैं? कौन से कथन मित्रों क्या हैं, गलत हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें रेपो दर वह ब्याज दर है जिसको आरबीआई रिजर्व बैंक यानी कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता, सही है। CRR वह जमा राशि है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास बनाए रखना होता है, तो आरबीआई के पास नहीं अपने पास ही बनाए रखना होता है, ठीक है। तो ये कथन तो गलत है और ये कथन सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्या ए हमारा सही होगा? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है 18, पढ़िए।
18वां क्वेश्चन क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन क्या कह रहा है, NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं, वो मांग जमा स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकते, बात बिल्कुल सही है। NBFC डिवेंचर जारी नहीं कर सकते, NBFC डिवेंचर जारी करते हैं। NBFC स्वयं ही आहरित चेक जारी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बात सही है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC की परिसंपत्ति का आकार 500 करोड़ या उससे अधिक होता है। तो यहाँ पर यदि हम गलत कथन के बारे में बात करें तो गलत कथन आपका ऑप्शन बी ही है, क्योंकि वो डिवेंचर जारी करते हैं। ठीक है, बाकी जो नहीं है वो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR, कॉरपोरेट, ठीक है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंपनी अधिनियम 2014 CSR को अनिवार्य बताता है। कवर की गई कंपनियों को वार्षिक शुद्ध लाभ का कम से कम 1% CSR को आवंटित करना चाहिए। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही विकल्प क्या है, तो ये दोनों विकल्प क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। 2014 से अनिवार्य बनाता है ये बात नहीं, ये जो है 2014 के बजाय 2013 से ये अधिनियम बना था। ठीक है, तो ये 13 होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हरित क्रांति में कौन से परिणाम से जुड़े हुए हैं। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, भूजल की कमी, आसपास के फसलों का फंगल संक्रमण का प्रसार, बीज प्रतिस्थापन अनुपात में वृद्धि। तो हरित क्रांति के क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं, तो आसपास के फसलों में संक्रमण ये नहीं हुआ है, बाकी ये चारों हुए हैं। तो ऑप्शन ए में ये चारों मिल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के रूप में योग्य नहीं है। विदेशों में मौजूद ऑटोमोबाइल उद्योग का अधिग्रहण, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली वेबसाइट फर्म की स्थापना, विदेशों में एडकैट कंपनी द्वारा जारी बॉन्ड या स्टॉक में निवेश करना, विदेशों में एक नया स्टील प्लांट बनाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है FDI के योग्य, तो यहाँ पर यदि हम बात करें विदेश में एडकैट कंपनी द्वारा जारी बॉन्ड या स्टॉक में निवेश करना FDI के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कथन हमारा गलत है, बाकी तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आर्थिक विकास पथ के अनूठे पहलुओं पर की विशेषता बताता है। उदारीकरण के बाद से सेवा क्षेत्र में विकास दर के में अन्य क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। कृषि क्षेत्र के ने लगातार अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े कार्यबल को रोजगार दिया है। औद्योगिकीकृत न होने के बावजूद सेवा क्षेत्र सभी क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प की बात की जा रही है, तो उपयुक्त विकल्प ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित कृषि के सटीक वर्णन करता है। बागवानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैविक खेती, बी बागवानी और फूलों की खेती पर जोर देते हुए कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों को खत्म करना, सी एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक तत्व आपूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को लागू करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो एकीकृत यानी इंक्लूसिव कीट प्रबंधन, योग्य पोषक तत्वों की आपूर्ति, ये ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मौद्रिक नीति समिति MPC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। MPC में अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री समेत 7 सदस्य होते हैं। MPC का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया है, जिसे वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया है। MPC बेरोजगारी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क नीति पर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। MPC का निर्णय सलाहकारी है और भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी
नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर जो कथन सही है वो है MPC का गठन, जो आपका मौद्रिक पॉलिसी है वो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है 25, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रिकल डाउन सिद्धांत का सटीक वर्णन करता है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से धनी लोगों को लाभ देता है, जिससे असमानता बढ़ती है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत का तर्क है कि समाज में धन की समान वितरण का सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वितरण नीतियां आवश्यक हैं। सी, ट्रिकल डाउन सिद्धांत का मानना है कि आय वितरण के शीर्ष पर विकास को प्रोत्साहित करके लाभ अंततः समाज के निचले आय वर्गों तक रिसाव करेगा। डी, यह एक शब्द है जिसका उपयोग आय असमानता को दूर करने के लिए धन के पुनर्वितरण के उद्देश्य से प्रगतिशील कराधान नीतियों के वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत का मानना है कि आय वितरण शीर्ष पर विकास को प्रोत्साहित करके लाभ अंततः समाज के निचले वर्ग का रिसाव होता है। ये एक तरह से आप आच्छादन नीति के तौर पर भी देख सकते हैं, जो मैक्स मूलर द्वारा भारत में शिक्षा के लिए अपनाई गई थी कि हम एलीट ग्रुप को शिक्षित कर दें, बाकी तो शिक्षा नीचे धीरे धीरे पहुंची जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26, इसे पढ़िए। गिनी सूचकांक को मापता है, यानी जो गरीबी का सूचकांक है गिनी, वो किस किस को मापता है, इसका क्वेश्चन आया है। तो जरा इसको हम लोग देखते हैं, गिनी सूचकांक। तो मित्रों, गिनी सूचकांक में ये बात क्या की गई है, इसे समझिए। गिनी सूचकांक देश के भीतर आय की असमानता को नापता है, बिल्कुल बात सही है। GDP के विकास दर को नहीं मापता है और बेरोजगारी दर को भी नहीं मापता है, असमानता को मापता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के स्वनिर्मित में कौन से योगदान थे। भारत के कृषि परिदृश्य को नया आकार देना और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति की अवधारणा को प्रस्तुत करना, तीसरा कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव के रूप में कार्य करना, चौथा चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करना। सही कूट चुनें। तो यहाँ पर आपको सही कूट बताना है, तो यहाँ देखते हैं कौन सा हमारा सही कूट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये सारे कथन बिल्कुल हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मानव विकास के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आय दृष्टिकोण बताता है कि मानव विकास मुख्य रूप से आय स्तरों से जुड़ा हुआ है। कल्याण दृष्टिकोण कल्याण पर व्यय को अधिकतम करके मानव विकास को बढ़ाने के लिए सरकारों को जिम्मेदारी सौंपता है। क्षमता दृष्टिकोण स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन पहुंच में मानव क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता देता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में, यानी 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को प्रेरित करने वाले कारक क्या थे। जैसा कि आप जानते हैं 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। बैंक शाखाओं का सीमित विस्तार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। 2, कृषि और लघु उद्योगों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच। 3, योजना प्राथमिकताओं के साथ संरेखित परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण का अकुशल उपयोग। 4, और कुछ औद्योगिक समूहों को अत्यधिक और सस्ती ऋण उपलब्धता एकाधिकार को विकास को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ये चौथी में से चारों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदान किए गए तरीके और साधन अग्रिम WMA के संबंध में कथन सही हैं। WMA RBI द्वारा सरकारों को प्रदान की जाने वाली एक स्थायी ऋण सुविधा है।
WMA को सरकार के दीर्घकालिक राजकोषीय घाटे को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। WMA एक अस्थायी ऋण सुविधा है जिसका उद्देश्य भारत सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी बेमेल को संबोधित करना है। चौथा, WMA संबंधित सुविधा का लाभ सरकार द्वारा असीमित अवधि के लिए उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर जो कथन सही है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, RBI WMA यानी साधन अग्रिम को लिए एक अस्थायी ऋण सुविधा है जिसका उद्देश्य सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी बेमेल को संबोधित करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ODOP योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह केवल कृषि उत्पादों पर केंद्रित है और इसमें कोई अन्य क्षेत्र शामिल नहीं है। ODOP योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और जिलों की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल कृषि उत्पादों पर केंद्रित है और इसमें अन्य क्षेत्र शामिल नहीं है, ये कथन ही गलत है, यानी ऑप्शन हमारा 1 और 3 ही सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा संगठन प्रमाणन योजना को लागू करता है? ऑप्शन ए भारतीय गुणवत्ता परिषद, ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, या ऑप्शन डी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर सही होगी? एगमार्क का प्रमाणन विपणन और निरीक्षण प्रणाली निदेशालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SHC मैक्रो पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों और भौतिक मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, वर्तमान में SHC योजना केवल आकांक्षी जिलों के रूप में नामित चुनिंदा जिलों में लागू की जा रही है। तो कौन से कथन इस पर सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर HHC मैक्रो पोषक तत्वों को पर भौतिक, ये कथन सही है, बल्कि ये कथन हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि ये चुनिंदा जिलों में नहीं सभी जिलों में हो रही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित अद्वितीय व्ययों पर विचार करें। राज्य सरकारों को ऋण के रूप में धन का आवंटन, जनता का हस्तांतरण, भुगतान का वितरण, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैट्रियट मिसाइलों की खरीद, एक समर्पित माल ढुलाई के गलियारे का विकास। अद्वितीय व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत है। राज्य सरकारों को ऋण के रूप में धन का आवंटन, ये पूंजीगत व्यय नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जनता का हस्तांतरण, भुगतान को हस्तांतरण भुगतान यानी DBF डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की खरीद, एक समर्पित। तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें तो भूमि, भवन और उपकरण जैसी चीजें खरीदना ही धन आवंटन पूंजीगत व्यय के अंतर्गत में आता है। तो इन प्रयुक्त जो व्यय दिए गए हैं उनमें USA से पैट्रियट मिसाइलों की खरीद, एक समर्पित माल गलियारा विकसित करना, यही पूंजीगत व्यय हैं। क्योंकि इनसे पूंजीगत व्यय मोटा मोटा आप ऐसा समझ लीजिए जिनसे भविष्य में आय उपलब्ध हो सके, ऐसा व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो यहाँ पर इन दोनों से ही आय संभव है, तो ये व्यय आपका पूंजीगत व्यय है। यानी कितने सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्या कह रहा है? आर्थिक अवधारणाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति दर को और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमण संबंध प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वक्र आय तथा धन असमानता का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। कुजनेट वक्र आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच एक उल्टे यू आकार के संबंध में सुझाव देता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनने की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं सही उत्तर। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम सही उत्तर की बात करें
तो ये जो तीनों बात की गई हैं कुछ नेटवर्क से रिलेटेड, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतिक वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक बास्केट पर मूल्य भिन्नताओं के आधार पर राष्ट्रों की मुद्राओं के विनिमय दरों में समायोजित करती है? क्रय शक्ति क्षमता, पैक्ड विनिमय दर, बाजार आधारित विनिमय दर, सकल घरेलू उत्पाद, डिफॉल्टर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सही है ट्रिपल पी, क्रय शक्ति क्षमता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36/7। निम्नलिखित में कौन सा शब्द लालच मुद्रास्फीति ग्रीडफ्लेशन को सटीक रूप से परिभाषित करता है? जैसा कि कभी कभी समाचार रिपोर्टों में संदर्भित किया जाता है, भविष्य में महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मूल्य वृद्धि से लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु की थोक खरीद से उत्पन्न मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा के मूल्य में संबंधित सरकार द्वारा जानबूझकर की गई गिरावट के कारण होने वाली मुद्रास्फीति, परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति, संपन्न अर्थव्यवस्था के कारण उपभोक्ता मांग में तेजी से वृद्धि से प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर जो बात सही है वो ऑप्शन सी हमारा सही है, कॉरपोरेट द्वारा अत्यधिक लाभ और अनुचित मूल्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है? वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वृद्धि हमेशा मूल्य तटस्थ होती है जबकि विकास स्वाभाविक रूप से मूल्य सकारात्मक होता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है जबकि वृद्धि मुख्य रूप से मात्रात्मक होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन, तो यहाँ पर पहला कथन हमारा गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक प्रचार के लिए पीछे के कारणों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पना आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। सी, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में निजी उद्यमिता क्षेत्र अपेक्षाकृत अविकसित था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक उद्देश्यों को रेखांकित करता है? मौद्रिक नीति की निगरानी, वित्तीय प्रणाली का विनियमित करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख। सही कोड का चयन करें। तो यहाँ पर यदि हम सही कोड के बारे में बात करें तो ये चारों सही कोड हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में निम्नलिखित में से कितने सूचकांक शामिल हैं? 1. असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, 2. लैंगिक असमानता सूचकांक, 3. बहुआयामी गरीबी सूचकांक और आपका चौथा जो है उसका क्या नाम है? मानव पूंजी सूचकांक। तो नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर बताएं। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो एसडीआर के अंतर्गत किसे अपनाया गया है, ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसडीआर में असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये अपनाए गए हैं। तो कितने हैं? 3 हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसांख्यिकीय लाभांश ठीक है की अवधारणा को सही वर्णन करता है? यह किसी देश की जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। 2. जनसांख्यिकीय लाभांश तब होता है जब कार्यशील आयु की आबादी 15 से 64, गैर कार्यशील आयु की आबादी 14 से उससे कम तथा 65 या उससे अधिक हो जाती है। जनसांख्यिकीय लाभांश के संकेतकों में बढ़ी हुई बचत, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी और आर्थिक विकास शामिल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। घाटा के प्रकार
और प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। प्राथमिक घाटा सामान्य कामकाज और सेवाओं के प्रावधान को कवर करने के लिए अपर्याप्त सरकारी राजस्व। तो प्राथमिक घाटा के बारे में बात करें तो मित्रों प्राथमिक घाटा गलत है, क्योंकि प्राथमिक घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटे में से पिछली उधारों को यदि ब्याज भुगतान को हटा दें तो इस साल का जो घाटा मिला वो पता चलता है। प्रभावी राजस्व घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर खर्चों को कवर करने वाला सरकारी उधार की राशि। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के अनुदान के बीच के अंतर को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा मौद्रिक घाटा सरकारी उधार के कारण आरबीआई के ट्रेजरी बिल होल्डिंग्स में वृद्धि, ये आपका मौद्रिक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन में देखें तो कौन सा सही है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में किस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को वैधानिक तरलता SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। ग्रामीण बैंक को, सहकारी बैंक को, लघु वित्त बैंक को और भुगतान बैंक को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें SDR के संबंध में कौन सी बात सही है, तो SDR के संबंध में इस चारों बैंकों के द्वारा बातें सही हैं, मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45, इसे देखते हैं। बेरोजगारी का प्रकरण विवरण, घर्षण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो नौकरी की तलाश या नौकरी में बदलाव के कारण अल्पकालिक बेरोजगारी, छिपी हुई रोजगार वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक जो अक्सर असंगठित या कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी खास मौसम में होने वाली बेरोजगारी जब नौकरियां कम होती हैं, सामान्यतः कृषि मजदूरों में पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर बात पहली और दूसरी सही है, तीसरी सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है 46, इसे देखते हैं। एक किसान के पास 6 एकड़ जमीन है, लेकिन उसे पूरे साल खेत के कामकाज को संभालने के लिए खुद सहित केवल 3 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हालांकि वह 7 श्रमिकों को रोजगार देता है, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे जैसे परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। उपरोक्त परिदृश्य में किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाया गया है, तो ये जो बेरोजगारी दर्शाई गई है ये आपकी प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन से कारक मुद्रास्फीति के में योगदान करते हैं, यानी महंगाई इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, कुल मांग में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्यह्रास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात ये सही होगी, तो ये सभी बातें आपकी मुद्रास्फीति में उपयुक्त हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है यूएस में पंजीकृत अमेजॉन नामक एक कंपनी बिना किसी भौतिक उपस्थिति के भारत सहित वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन खुदरा बिक्री, स्ट्रीमिंग सेवाएं और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सेवाएं प्रदान करती है। भारत में अमेजॉन के राजस्व पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लागू है। कॉरपोरेट आयकर, इक्वलाइजेशन लेवी और एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसे बोला जाता है इक्वलाइजेशन लेवी। भारत में किसी भी भौतिक उपस्थिति के बिना डिजिटल सेवाओं की बिक्री में शामिल कंपनियों पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाई जाती है। क्योंकि अमेजन भारत में डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए भारत में स्थायी प्रतिष्ठान भारतीय निवासियों को अनिवासी कंपनियों से प्राप्त आय को इक्वलाइजेशन लेवी के अधीन रखा गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत की मौद्रिक केंद्र सरकार की नियुक्त के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति के प्राथमिक उद्देश्य क्या है। नई शैक्षिक नीति, मध्यस्थता कानून में सुधार, सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के संचालन में मार्गदर्शन, विदेशी निवेश को आकर्षित करने का अधिकार। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये है मध्यस्थता कानून में सुधार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्कुलर अर्थव्यवस्था की अवधारणा को सटीक वर्णन करता है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना
और संसाधनों के रैखिक उपयोग को बढ़ावा देना है। यह एक औद्योगिक प्रणाली है जो रिसाइकलिंग के बजाय अपशिष्ट के निपटान पर जोर देती है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था की विशेषता संसाधनों को बहाल करना और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की कमी की वकालत करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव को सटीक वर्णन करता है? ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और पलायन में कमी, मनरेगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, मनरेगा के कुल रोजगार में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अनुपात इसकी शुरुआत से ही लगातार घट रहा है, और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में राजकोषीय नीति से संबंधित राजस्व संग्रह और व्यय के बीच संतुलन सुनिश्चित करना, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना, स्थिरीकरण या विकास उद्देश्यों के लिए कराधान, सार्वजनिक उधार और सरकारी खर्च का उपयोग करना, विकास को बढ़ावा देने के लिए घाटे का उपयोग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है, स्थिरीकरण या विकास के उद्देश्यों को कम करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का सटीक वर्णन करता है? नाबार्ड एक वैधानिक संस्था है जो भारत के स्वामित्व में काम करती है। 2. नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF और दीर्घकालिक सिंचाई निधि दोनों के प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन में केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर जो कथन सही होगा उस कथन का है, दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय लागू किए जा सकते हैं? कमी की सामना कर रहे सामानों की आयात में वृद्धि, भारतीय रिजर्व बैंक RBI को नगद अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि, ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ाना, सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से उपयोग व्यय में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर सही विकल्प के बारे में यदि हम बात करें तो सही विकल्प पहला छोड़कर सारे विकल्प यहाँ पर सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? नीति आयोग, RBI, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसे हेराल्ड-डोमर मॉडल के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया था। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण के लिए भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास की प्राथमिकता दी गई है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो कथन सही हैं वो केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए, दूसरा गलत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्रम बल भागीदारी दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, श्रम बल का में अनैच्छिक रूप से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रकाशित प्रतिशत कुल श्रम बल से विभाजित है। कम काम करने के लिए उम्र के सभी लोगों को प्रतिशत जो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम करने की तलाश कर रहे हैं। सी, प्रति 1000 व्यक्ति दोनों दिनों में कार्यरत व्यक्ति दिनों की संख्या। और डी, श्रम बल में स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, काम करने की उम्र में सभी लोगों का प्रतिशत कार्यरत सक्रिय रूप से काम करने की तलाश कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से किसी देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन ए, दुनिया भर में नई तकनीक का परिचय, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश के भीतर निवेश में वृद्धि, आश्रितों के सापेक्ष कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि, या सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है 59, इसे देखना है। भारत के गांव में कुमार परिवार अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। अपने छोटे से कृषि भूखंड पर अथक परिश्रम करने के बावजूद उन्हें अपने खर्च को वहन करने चुनौतीपूर्ण लगता है। यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भोजन, कपड़े, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और अपनी खेती की गतिविधियों से निश्चित आय के कारण वे अपने भविष्य की भलाई के बारे में लगातार चिंता करते रहते हैं। कुमार परिवार की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार के गरीबी करते हैं? सापेक्ष, पूर्ण, स्थितिजन, अंतर पीढ़ीगत गरीबी। तो ये जो गरीबी बताई गई है ये मित्रों बताई गई है पूर्ण गरीबी। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन क्वेश्चन 60, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है इसे, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। एमपीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आय मानदंड एमपीआई की गणना में उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। एमपीआई 3 आयामों में 10 संकेतक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक संकेतक समग्र आभाव स्कोर में समान रूप से योगदान देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही विकल्प जो है वो है दोनों ही गलत विकल्प हैं। क्या है? दोनों ही गलत विकल्प हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है 61, इसे देखते हैं। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरीफ की फसलें मानसून के मौसम में उगाई जाने के कारण उच्च जल आवश्यकताओं पर निर्भरता के लिए जानी जाती हैं। रबी की फसलें मुख्य रूप से अप्रैल से जुलाई तक गर्मियों के मौसम में उगती हैं। जायद की फसलों में सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें शामिल हैं, जैसे गेहूं, जौ और सरसों। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? क्या कथन सही हैं देखते हैं। तो खरीफ की फसलें मौसम में मानसून के मौसम में उगाई जाने के कारण उच्च जल की आवश्यकताओं की निर्भरता के लिए जानी जाती हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। रबी की फसलें मुख्य रूप से अप्रैल से जुलाई तक गर्मियों के मौसम में उगती हैं, बिल्कुल गलत है, सर्दियों के मौसम में उगती हैं। जायद की फसलें सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं और फसलें शामिल हैं जैसे गेहूं, जौ और सरसों, ये भी गलत है, रबी की फसलें हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है? नवीनतम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार संरचना में घटकों के सही अवरोही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है? सेना, चांस, विदेशी मुद्रा संपत्ति एसडीआर, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां, सोना, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति एसडीआर, विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां, सोना, एसडीआर, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति एसडीआर, सोना, विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? ऑप्शन हमारा सी है, एसडीआर, आईएमएफ, आरक्षित स्थिति, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भुगतान संतुलन के चालू खाते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चालू खाते में घाटा वाला देश अनिवार्य रूप से अन्य देशों से ऋण मांगता है। चालू खाता अधिशेष हमेशा यह दर्शाता है कि देश अपने व्यापार संतुलन में अधिशेष बनाए रखता है। सी, व्यापार संतुलन बीओटी में अधिशेष तभी उत्पन्न होता है जब कोई देश आयात से अधिक निर्यात करता है। किसी देश का चालू खाता अधिशेष पूरी तरह से दूसरे व्यापार के संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। यानी यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सी ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अवमूल्यन से व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है, जबकि मूल्यह्रास से राष्ट्रों के बीच व्यापार युद्ध शुरू नहीं हो सकता। अवमूल्यन सरकार की जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण होता है, जबकि मूल्यह्रास बाजार मूल्य के कारण होता है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत में हाल ही में शुरू की गई यूपीआई टैप एंड पे तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है?
यूपीआई टैप एंड पे तकनीक को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, एनपीआई द्वारा ही टैप एंड पे के बारे में बात की गई थी। ठीक है, यह उपयोगकर्ताओं के बीच उनके भौगोलिक स्थानों की परवाह किए बिना धन के लेन देन में सक्षम बनाता है। नहीं, विदेश में नहीं किया जाता। यूपीआई टैप एंड पे का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच धन हस्तांतरण के लिए क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उन्हें मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनबीएफसी में जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम के तहत संरक्षित है। एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा है। एनबीएफसी को केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कथन जो गलत होंगे वो तीनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा अतिरिक्त रुपए की तरलता को अवशोषित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की कार्रवाई के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे अच्छा वर्णन आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, मुद्रा आपूर्ति को कम करना, वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? 68 इसे देखते हैं। निम्नलिखित कौन रणनीतिक विनिवेश के सटीक रूप से परिभाषित करता है? सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री या परिसमापन राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए सरकार की कार्रवाई, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के स्वामित्व और नियंत्रण को हस्तांतरण, सीपीएसई में सरकार की हिस्सेदारी को एक महत्वपूर्ण हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण, हस्तांतरण के साथ बिक्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा। कौन सा? ऑप्शन डी, CPSE। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। भूतापीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर चल रही गर्मी के उत्पादन के कारण नवीकरणीय ऊर्जा माना जाता है। भारत में उद्घटित तापीय ऊर्जा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लक्ष्य 2030 तक ई कॉमर्स निर्यात को 200 बिलियन से बढ़ाकर 300 बिलियन करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक निर्यात को तिगुना करके $6 ट्रिलियन करना है। ऑप्शन 3, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान EPCG योजना उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से दोनों कथन यहाँ पर कौन कौन से सही हैं ये बताते हैं। तो इसका लक्ष्य 2030 तक ई कॉमर्स 200 से 300 करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो 2030 तक निर्यात तिगुना 6 ट्रिलियन करना है, ये बात बिल्कुल गलत, जबकि ये सही है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित परिदृश्यों के विचार करें। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत के निर्यात मात्रा में गिरावट आई है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत के निर्यात में गिरावट आई है, ये बात बिल्कुल क्या है देखते हैं। भू राजनीतिक तनावों के बाद भारत दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। भारतीय प्रवासियों के बीच नौकरी छूटने के कारण विदेश प्रेषण मिलने वाले धन में कमी आई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों कथन 91 के बाद में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सटीक वर्णन करता है? चतुर्थक क्षेत्र में मुख्य रूप से वस्तु का भौतिक परिवहन शामिल है। पंचम गतिविधियां शीर्ष स्तरीय निर्णय लेने और नए विचारों और प्रौद्योगिकियों की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पंचम क्षेत्र कौशल पारिश्रमिक के संदर्भ में गोल्ड कॉलर व्यवसायों का पर्याय है। ठीक है,
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा गलत है, बल्कि दोनों सही हैं। यानी और जो आपका पहला है वो गलत है और 2 और 3 यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। 2 और 3 यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का निजीकरण करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़ी भूमि जोत का प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य भूमिहीन और हाशिए पर पड़े किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें एक कथन यहाँ पर सही है और वो कथन सही है आपका तीसरा, जबकि ये दोनों कथन हमारे क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में कौन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं डीपीजी को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। निजी निगमों द्वारा विकसित मालिकाना सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए डिजिटल संसाधनों और सॉफ्टवेयर हैं। केवल सरकारी एजेंसियों के लिए सुलभ विशेष डिजिटल सेवाएं हैं या संगठनों द्वारा खरीदे गए उपलब्ध वाणिज्य सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा बात सही होगी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत का वित्त आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय नीतियों को लागू करना, संघ और राज्यों के बीच कर आय के वितरण पर सिफारिशें करना, मुद्रास्फीति को कराने के लिए मौद्रिक नीतियों का निर्माण करना, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर केंद्र सरकार को सलाह देना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर सही होगी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारी यहाँ पर बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या है 76, इसे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी और उसके सटीक वर्णन करता है। एसडीजी मुख्य रूप से आर्थिक विकास पर केंद्रित है और सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित नहीं करते हैं। एसडीजी को एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विकसित किया गया था और दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था। एसडीजी का उद्देश्य सतत विकास के 3 आयामों को एकीकृत करना है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के अंतर संबंधों को पहचानते हुए एसडीजी केवल विकसित देशों पर लागू होते हैं और विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। जीडीपी और जीएनपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी में किसी देश की सीमाओं के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। जीएनपी में किसी देश की सीमाओं के बाहर उस देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या है 78, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोकनाइजेशन शब्द से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। कृषि वित्त, व्यापार, प्राप्य छूट प्रणाली, डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र, भुगतान और निपटान प्रणाली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें। क्या है, उत्तर प्रदेश में चीनी और गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, फिर भी उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी सहकारी क्षेत्रों में काम करती हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए के लिए वैध स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों असत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं बताता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, स्पष्टीकरण सही नहीं बताता, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दिए गए उद्योगों के वर्गीकरण से उनके संगत संयंत्र और मशीनरी का उपकरण में निवेश पर विचार करें। तो एक तरफ वर्गीकरण है और दूसरी तरफ वो निवेश संयंत्र मशीनों के निवेश के संबंध में है। तो सूक्ष्म लघु उद्योग
वो लघु उद्यम, मध्यम उद्यम, 1 करोड़ से अधिक नहीं, 10 करोड़ से अधिक नहीं, ये बातें बताई गई हैं, यानी MSME के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये स्मॉल जो है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं है, लघु 10 करोड़ से अधिक नहीं है, यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या है? वस्तु और सेवा कर GST परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GST परिषद के अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। बिल्कुल बात सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है कथन, उसे देखते हैं। तो अगला जो कथन है वो कह रहा है GST परिषद के सदस्य क्या हैं? GST परिषद के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक राज्य के द्वारा नामित मंत्री हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत में समावेशी विकास लाने में योगदान देता है? औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करें, सार्वजनिक रोजगार सेवाओं में सुधार, शिक्षण गुणवत्ता और स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही को बढ़ाना, जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को देना और विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करना। चौथा, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना और समन्वय को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कोविड-19 महामारी के बाद ऋण पुनर्गठन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? KV कामत समिति, न्यायमूर्ति MB शाह समिति, बिमल जालान समिति, नचिकेत मोर समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी समिति है, तो वो है KV कामत समिति। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के 84। 1991 की आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? देखिए, NEP कई क्षेत्रों में लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर इच्छुक व्यक्तियों को सरकारी अनुमति के बिना औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई। बिल्कुल सही है। NEP के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। बिल्कुल सही है। आर्थिक सुधारों के दौरान प्रत्यक्ष कर दरों में 3 स्लैब पुनर्गठित की गई। बिल्कुल गलत। NEP के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया गया। ये भी गलत। केवल 1 और 2 सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? देखें जरा कि व्यक्ति केवल बाजार की शेयर खरीद सकता है। ठीक है, गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को G शेयर खरीदने पर प्रतिबंध किया गया है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है 86? नैनो DAP के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नैनो DAP के पोषक तत्व के रूप में केवल फास्फोरस होता है। नैनो DAP का निर्माण यूरिया को फास्फोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, नैनो DAP को पौधों में वृद्धि और विकास के सुधारों के लिए डिजाइन किया गया है। नैनो DAP का उत्पादन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को द्वारा ठोस दानेदार के रूप में किया जाता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वित्तीय सहायता के अलावा PM विश्वकर्मा योजना विपणन सहायता प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदान की जाने वाली सहायता के प्रकार को दर्शाता है? गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग सहायता, राष्ट्रीय मीडिया में मुफ्त विज्ञापन, सरकारी दुकानों पर बिक्री की गारंटी, सब्सिडी वाली शिपिंग लागत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व व्यय से वृद्धि होने पर राजस्व घाटा हमेशा बढ़ता है। राजस्व घाटे में वृद्धि के उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए के आधार में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, 1, 2, 1, 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं से संबंधित मध्यस्थता मामलों सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। सभी प्राधिकरण सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसमें पुनर्नियुक्ति की संभावना होती है। गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में भारत में स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। समर्थ उद्योग भारत 4.0 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में केंद्र में बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रों ESEZ ठीक है के विकास के लिए साइटों को मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 साइटें हैं? तो यहाँ पर यदि हम साइटें बताएं तो कुमार बाग पश्चिम चंपारण में है और नवानगर बक्सर में है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है 92, उसे देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एमएसएमई पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। पीएम विश्वकर्मा योजना वित्त वर्ष 27 से 28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर केवल दूसरी बात सही है, बाकी सारी बातें सही हैं, केवल दूसरी बात ही यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है 93? बिहार लघु उद्यम योजना 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो करिए विचार और हमारा भी विचार कराइए। यह योजना स्वरोजगार उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योगों को वित्त पोषित कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति पात्र है जिसकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर श्रमिकों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत की रैंकिंग 134 है। SDI सूचकांक विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सहायता सही उत्तर चुने? तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो सही उत्तर कौन सा होगा, तो केवल एक यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। नमो न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नमो ड्रोन दीदी योजना ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य फसल की पैदावार में सुधार करना तथा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाते हुए श्रम लागत को कम करना है। 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएगा। कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं? तो मित्रों यहाँ पर बातें ये सभी सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में कैबिनेट अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI की अनुमति कितनी है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें FDI जो है वो है 100%, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। संपूर्णता अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसका फोकस 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना है। यह 3 महीने का अभियान है जो स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा केंद्रित होगा। नीचे दिए गए कूट को सहायता बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मई 2024 में प्रकाशित फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा दुनिया में सबसे मजबूत है? तो यहाँ पर यदि हम मजबूत मुद्रा बताएं तो वो है कुवैती दीनार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनएससी किसी भी डाकघर में खरीदी जा सकती है। केवल किसी भी आयु के व्यक्तिगत भारतीय नागरिकों जो भारत के निवासी हैं इसमें निवेश कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज मिलता है जिसे सरकार द्वारा तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है। निवेश 5 वर्ष बाद परिपक्व होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सभी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पीएमएवाई की शुरुआत 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के 2 घटक हैं, पीएमएवाई शहरी और पीएमएवाई ग्रामीण, जो क्रमशः शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सही होगी? तो ये सभी बातें बिल्कुल सही होंगी, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? S&P ग्लोबल रेटिंग 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.8% बनाए रखा है। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के जीडीपी वृद्धि के लिए 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास अनुमान 6.6% किया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी बातें भी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिसका एक आयाम कृषि सखी है। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम KSSCP का उद्देश्य कृषि सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है। KSCP में पैरा विस्तार कार्यक्रम के रूप में कृषि सखियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना शामिल है। कृषि सखियों को कृषि पैरा विस्तार कार्यक्रमों के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 ग्रेट योजना के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यदि देखें ग्रेट योजना पूर्ण रूप से तकनीकी वस्त्र महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु अनुदान है, बिल्कुल सही है। किसी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा प्रोटोटाइप को प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में परिवर्तित करने में सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यवसायीकरण भी शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को 7वीं बैठक के दौरान ग्रेट योजना की घोषणा की है। 18 महीने तक की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक का अनुदान सहायता प्रदान की गई है। तो ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 बिझिन जाम बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर विंझिम के में स्थित है। विंझी बंदरगाह के विकास अडानी समूह द्वारा किया गया है। पूरा होने के बाद यह बंदरगाह विश्व में सबसे हरित बंदरगाहों में से एक होगा। तो ये भी सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 डिजिटल भारत निधि DBN के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखें डिजिटल भारत निधि DBN दूरसंचार विभाग की एक पहल है, सही है। DBN का लक्ष्य इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधार करना है, सही है। यह संसाधनों के बेहतर आवंटन सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व है। ये तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद GSDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
वर्तमान मूल्यों पर बिहार का नॉमिनल जीएसडीपी 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। कितना है? 7.5 लाख करोड़ का। ठीक है। वास्तविक जीएसडीपी 22-23 में 10.6% बढ़ाकर 4.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 22-23 जीवीए में प्राथमिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी 25.0% है। तो ये बातें कौन कौन सी सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि 22-23 में जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% था, 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। तो 7.5 लाख रुपए करोड़ का अनुमान है, सही है। ठीक है। वास्तविक जीएसपी 10.6 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो वास्तविक जीडीपी 10.6 से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ हो गई है, ये भी बात सही है। प्राथमिक हिस्सेदारी 25.0 थी, तो नहीं बल्कि 20.7 है। कितनी? 20.7। तो ये कथन गलत है, 2 सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बिहार के राज्य वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल व्यय 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% बढ़ा है। 22-23 में राजस्व घाटा 11,288 करोड़ रुपए था। 22-23 में पूंजीगत व्यय का 30% था। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन बताएं तो 2 कथन यहाँ पर भी सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 1% की वृद्धि हुई है। कितना? 1% की वृद्धि, और 22-23 में यह 7% था, न कि 30% था। ठीक है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो था वो 7% है। कितना है? 7%। बाकी ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। बिहार में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार हैं? देखें कि बिहार में जीएसडीपी कृषि का योगदान लगभग 20% है। बिहार में 88% से अधिक आबादी ग्रामीण है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर नकारात्मक रही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त कथनों में से कथन पहला दूसरा सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्माण क्षेत्र 2020-21 में 12% तक वृद्धि प्राप्त की है। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही। औद्योगिक निवेश 2016 में निवेश आकर्षण प्रभावी रही, बिल्कुल गलत। ये सही है। तो ये भी योगदान 20% रहा, सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। मिलाइए। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा है? 6.7% सही है। द्वितीयक 6.8, तृतीयक 13, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बिहार में श्रम और रोजगार संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार की कार्यबल भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो कथन सही है वो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में भौतिक संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार है? देखिए जरा। राज्य सरकार ने 2022-23 में संरचना परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय 33.1% की वृद्धि की है। बिहार में अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क है, जिससे सभी 12मासी सड़कें जुड़ी हैं। ये कथन नितांत गलत होगा। ठीक है। राज्य के विभिन्न योजनाओं में माध्यम से अगर हम बात करें तो ये गलत, बाकी दोनों सही। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में ई गवर्नेंस पहलों में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार है? देखिए कि राज्य में नागरिक शिकायतों को दूर करने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की है। बिहार में सभी सरकारी सेवाएं अब एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन हमारा पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ये बिहार में 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 5.5% रही, बिल्कुल सही है। ठीक है। बिहार राज्य सरकार केवल कौशल राजकोषीय नीतियों के ग्रामीण के शहरों मुद्रास्फीति में एक समान में कामयाब रही, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराइए भैया।
क्या है? राज्य में हाल ही में वर्षों में बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है, सही है। बिहार 22-23 में 100 घरों विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, सही है। बिना विद्युत में ऊर्जा में बिजली उत्पादन में 50% योगदान देता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है? बिहार में कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धान, गन्ना, केला, ठीक है, तो युग्मों का सही सुमेलित किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में ग्रामीण विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सरकारों ने ग्रामीण सड़क में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरुआत की है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बिहार में शहरी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य ने पटना भागलपुर में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया है। बिहार के शहरीकरण दर और राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर बात सही है केवल पहली और तीसरी, दूसरी बात गलत है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में बैंकिंग संबंध क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है हमें भी बताइए। बिहार में ऋण के राष्ट्रीय अनुपात औसत से अधिक है, ठीक है। तो बिहार में ऋण का राष्ट्रीय अनुपात औसत से अधिक है, ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार ग्रामीण उपलब्धता बढ़ाने के लिए बिहार में BCG, सही है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बहुत अधिक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। बिहार में मानव विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? बिहार साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय साक्षरता औसत से अधिक नहीं है। राज्य सरकार ने महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए कन्या उत्थान योजना की है, सही है। शिशु मृत्यु दर औसत राष्ट्रीय हासिल कर लिया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 121। क्या है 121? बिहार राज्य सरकार के पिछले दशक में बाल पोषण उल्लेखनीय कमी आई है, ओके। कारण बिहार बाल पोषण स्वास्थ्य सुधार के लिए एकीकृत बाल विकास योजना प्रभावी ढंग से लागू की गई है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिहार में पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पहलुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने और जलवायु परिवर्तन के बिहार राज्य योजना को लागू किया है। पिछले 5 वर्षों में बिहार के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त आपदा प्रबंधन प्रणाली है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बिहार में जलवायु परिवर्तन प्रभावी प्रभावों के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राज्य जलवायु योजना लागू, बिल्कुल सही है। पिछले 5 वर्षों में बिहार में उल्लेखनीय वृद्धि, बिल्कुल गलत, और ये भी गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं कथन और कारण पर, ठीक है। क्या कारण और कथन है, ठीक है। कथन चौथे कृषि रोड मैप में बिहार में फसल उत्पादक को बढ़ावा देना। रोड मैप में सिंचाई प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के निवेश शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, ये दोनों बातें सत्य हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में बाल विकास पहलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो यहाँ पर बाल विकास किलकारी रेडियो कार्यक्रम बच्चों को शैक्षिक सामग्री को जोड़ता है। गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों की बचत की आदतों को बढ़ावा देता है। ई-लॉट्स बच्चों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही, सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में युग्म गलत पूछा है तो कोई गलत ही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्या कह रहा है 124, इसे देखते हैं। क्या है? बिहार में पर्यावरण संबंधी पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार ने पर्यावरण बजट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रीन बजट पेश किया है। जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो कथन सही हैं वो कथन है आपका केवल 2। पहला कथन गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बिहार में कृषि योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर 25
हाँ आंसर देखना जरा। 25 के मित्रों दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। क्या हैं, दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी होगा हमारा, एक भी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बिहार में कृषि योजनाओं के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा से है, मुद्रा कार्ड उर्वरकों की सब्सिडी प्रदान करने, परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फसल बीमा का जो दिया गया है वो सही है, और जो युग्म 2 है वो गलत तरीके से मेल करता है। ठीक है, तो पहला सही, 2 और 3 गलत। कितने गलत हैं, तो केवल एक हमारा यहाँ पर गलत होगा। तीसरा भी यहाँ कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि गलत पूछा है, दूसरा ही गलत है। नेक्स्ट चलते हैं ए और आर में, कथन और एसेशन में। ठीक है, राज्य बिहार में हाल के वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है, नहीं वृद्धि हुई है। राज्य सरकार बुनियादी ढांचा की परियोजनाओं की प्राथमिकता सही है, ऑप्शन ए सही होगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्या कह रहा है 128 है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फसलें पशुधन प्राथमिक केंद्र को 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक, और फसलों का हिस्सा इतना प्रतिशत है, तीसरा ये है। तो तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 22-23 में बिहार के कर और गैर कर राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार हैं, समझिए। क्या कह रहा है, बिहार के लिए जीएसडीपी प्रतिशत के प्रमुख राज्य अपना कर राजस्व गुजरात से अधिक था। कुल कर राजस्व में जीएसटी कुल कर राजस्व 30% है। ब्याज प्राप्तियों से राजस्व 2018-19 1372 करोड़ रुपए से घटकर 22-23 में 242 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन बिल्कुल सही हैं, तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कथन दोनों सही हैं। तीसरा कथन क्या है, पहला दूसरा सही है, और तीसरा कथन गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, जीविका बिहार ग्रामीण ग्रामीणों में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में जीविका के विविध प्रकार के मानव विकास व्यवहार में आय बढ़ाने में एकीकरण में अपना ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा कूट सही है, तो यहाँ पर कूट बारे में बात करें दोनों सही है, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय एमपीआई 2018 में जारी की गई थी खाना पकाने में। तो यहाँ पर यह बात करें तो ऑप्शन 2 और 3 हमारा सही होगा, जबकि पहला गलत है, क्योंकि एमपीआई 2018 में नहीं बल्कि 2021 में की गई है, यानी केवल 1 और 2, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण संबंध में कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर विचार कर दीजिए। तो क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष लाभ 2010 में पूरे भारत में लागू की गई थी। तो ये कथन अगर हम बात करें 2013 में कुछ जिलों में लागू की गई थी, और 2014 से पूरे भारत में लागू कर दी गई है, 14 से। तो पहला तो गलती हो गया। पारदर्शिता लाना और धन की कमी करना है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है। डीबीटी योजनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो आधार अनिवार्य नहीं है, तो तीसरा गलत है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वयं सहायता समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, एसजी आमतौर पर 1 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, एसजीजी बैंक लिंकेज ग्रामीण मंत्रालय 2023 में शुरू की गई थी। स्वयं सहायता समूह यदि हम बात करें तो ये 2010 में नहीं, ये जो शुरू की गई थी 1992 में की गई थी। कब, 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है तीसरा भी सही होगा, तो पहला और तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित स्थान बताइए। तो यहाँ पर यदि निम्नलिखित स्थान बताएं तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
राज्यों का ऋण जीडीपी 2021 के अंत में 31% से घटकर 22-23 में 27.5% हो गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 सही हैं, बाकी ये तीनों गलत हैं। सॉरी, 2 गलत हैं, बाकी ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही? 2 गलत, बाकी ये दोनों सही। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। वृद्धिशील के बारे में बताना है। ठीक है, तो वृहद बैंकों में निश्चित हिस्सा आरबीआई से अलग रखना होता है जिन्हें पर ब्याज मिलता है। नहीं, इन पर ब्याज नहीं मिलता, ये गलत है। आईसीआरआर सिस्टम अधिशेष तरलता है, बिल्कुल सही है। दिवालियापन खतरे में खिलाफ है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं 137। भारत में भेजे जाने वाले धन के बारे में बताइए। आर्थिक मंदी में भारत भेजे गए धन में गिरावट आने की उम्मीद है, बात बिल्कुल सही नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद धन प्रेषण का हिस्सा 3% है और 2016 में 8% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्या 138। क्या है 138? किसकी स्थापना हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने के लिए की गई है। बोर्ड कृषि मंत्रालय तत्वाधान में के लिए काम करता है। बोर्ड हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर वो अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये दोनों तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बी जो हमारा 2 है वो गलत होगा, ये दोनों सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्या कह रहा है 139? इसे देखते हैं। यहाँ पे कौन सा सही है? भारत में बेचे जाने वाले बीजों का बीज प्रमाणीकरण अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं। साथ ही ये बात बिल्कुल सही है। 66 में भी के बारे में बात करें तो कितने सही हैं? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। सामाजिक प्रभाव बॉन्ड एसआईबी में पर विचार करें। तो यहाँ पर विचार करेंगे तो सामाजिक सेवा प्रदाता पहला सही, दूसरा पढ़िए, दूसरा सही है, तीसरा निवेशक तत्काल वित्तीय रिटर्न, ये बात बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 141। भारत में वित्तीय विनियमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए विचार भैया। क्या विचार है? तो आपने पढ़े होंगे दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है, तो 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। भारत में जीएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कि जीएसटी निर्माता, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1343। फाइनेंशियल बेंचमार्क FPIL के निम्नलिखित विचार हमें बताइए। क्या है विचार? देखिए, तो यहाँ पर FBI की स्थापना 2014 में की गई थी। तो FBI के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, सही है। FBI के बारे में प्रतिभूति सेबी में विनियमित करता है, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है और ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। माइक्रो फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हमें गलत बताना है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं सीमा पार भुगतान के लिए। तो सीमा पार भुगतान के बारे में बात करना है, कौन सा सही है? लेन देन शामिल किया जाता है, बिल्कुल गलत। सीमा पार भुगतान में 23 में 290, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बी ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही होगा। राष्ट्रीय कृषि आय के संबंध में ये बात बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो नाबार्ड की स्थापना 82 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे की गई थी, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नाबार्ड प्रशासन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये दोनों सही हैं। दृष्टिकोण टिकाऊ न्यायसंगत कृषि को विकास को बढ़ावा देना, ये बात गलत है। तो कौन से सही है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ भी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। गिग इकोनॉमी के बारे में बताइए। गिग इकोनॉमी के बारे में, गिग में कौन सा इकोनॉमी मुक्त बाजार प्रणाली जो अस्थायी आम है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्कर है जिनका ऑनलाइन सही है, वेतन संहिता सही है। तो इसमें कौन सा गलत बताना? कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। कथन और ये प्रकरण बताए हैं। ब्रिक्स सीमा भुगतान के लिए एक मुद्रा बनाने की प्रक्रिया में है,
डी डॉलरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय श्रम के वित्तीय, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में फास्फोरिक क्षेत्र में संबंधों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करेंगे तो आंसर आएगा हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट और लास्ट है कथन और एसेसर्शन के बारे में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हाल ही में अंतर्देशीय कैप्चर वाटर फिशरीज का सबसे बड़ा योगदानकर्ता चीन से आगे निकल गया है, सही है। फिशरीज मछली पकड़ने में गियर, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये यार दोनों सत्य हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं करता, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह हमने 11वां टेस्ट पेपर सॉल्व किया है जो इकोनॉमी पर बेस्ड था। शेष पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारे चैनल जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।